तो इस देश की जो बहुसंख्यक महिलाएं हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, जो खेतों में काम कर रही हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिलाएं हैं, जो किसी के घर में डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह काम करती हैं, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे चीफ जस्टिस का बयान आता है डोमेस्टिक वर्कर्स को लेकर कि जब ये सवाल उठता है कि उनको भी वर्क प्लेस राइट्स होने चाहिए, उनको वर्क प्लेस के जितने अधिकार होने चाहिए वो होने चाहिए, तो हमारे चीफ जस्टिस, देश के चीफ जस्टिस इतनी निराशाजनक बयान देते हैं कि अगर ऐसे होने लग जाए तो घर घर में विवाद होगा, ये तो घर घर का मसला होना चाहिए। तो इनसे साफ तौर पर पता चलता है कि हमारे देश की सरकारों से लेकर अलग अलग जो तंत्र हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसी भी तरीके से महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के मुद्दों को लेकर सीरियस नहीं है। आज भी गाँवों से आप अगर आदिवासी इलाकों में चले जाएं, जो औरतें अपने हक के लिए बोलने के लिए सामने आती हैं या फिर अपने शोषण के खिलाफ चूं तक करती हैं, उन्हें रातों रात गायब कर दिया जाता है, उनके घरों से गायब हो जाती है, उनके घरों में आग लगा दी जाती है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों को आज भी यूपी, बिहार और कई गांवों में पेड़ से निर्वस्त्र कर उनकी लाश टांग दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि उनके खिलाफ किसी ऊंची जाति के व्यक्ति ने या तो उनके ऊपर यौन शोषण करने का प्रयास किया और उन्होंने रेजिस्ट किया। तो इस देश में हम आज भी रहते हैं जहां पर पूरी तरीके से कोशिश आज भी जारी है कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जुर्म का, हिंसा का, क्राइम्स का डेटा छुपाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो आज इतना बड़ा क्राइसिस हमारे सामने है कि जहाँ पर अलग अलग देश के जो सत्ताधारी हैं और ख़ास तौर पर जो इकोनॉमिक एलीट हैं, जिनके नाम यहाँ तक कि एप्स्टीन फाइल्स में भी पाए गए, वहाँ पर आज एक अमेरिका नाम का देश, वहाँ की सरकार ये कहकर देशों पर हमला कर रही है कि वो महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना चाहती है। और वो पहला हमला होता है बच्चियों के स्कूल पर, जहाँ सैकड़ों बच्चियाँ मारी जाती हैं। हम फ़िलिस्तीन को उठाकर देख लें तो हमारे पास आज आंकड़ा नहीं है कि कितनी बच्चियाँ, कितनी महिलाएं, कितने मासूम निहत्थे लोग आज मलबे के नीचे दबे हैं। हज़ारों, एक आंकड़ा केवल बताता है कि 70 से 80 हज़ार लोग मर के गायब हो चुके हैं। लाखों लाख महिलाएं, बच्चे वो सिर्फ बेघर नहीं हुए हैं। इंसानियत का जो एक आज लोग बड़ी बड़ी मानवाधिकार की बातें करते हैं और मानवाधिकारों की छोड़ दें, महिला अधिकारों की भी अगर हम आज के दिन कम से कम बात करें तो हकीकत ये है कि वैश्विक स्तर पर भी आज हमारे सामने एक बहुत बुरी स्थिति, एक बहुत मुश्किल समय मौजूद है, जहाँ पर आज देश की हर महिला को, चाहे वो महिला कहीं पर काम करती हो, चाहे वो बच्ची स्कूल जाती हो, वो महिला कॉलेज जाती हो, वो महिला नौकरी की तैयारी कर रही हो या फिर घर में नौकरी नहीं कर पाने के कारण मजबूर बैठी हो, सबको आज ये सवाल अपने सामने उठाना पड़ेगा कि अगर हमने आज अपना मुंह बंद किया, अगर आज हमने अपने हक के अधिकारों के लिए एक साथ मिलकर बोलने के लिए पहलकदमी नहीं उठाई, तो हम जैसे सरकारें और पूरी ये पूंजीवादी व्यवस्था हमें पीछे ढकेलने के लिए अपना पूरा एड़ी चोटी का प्रयास कर रही है, उसके नीचे हम दबते चले जाएंगे। आप अधिकारों की बात करें, लेकिन समाज में तमाम ऐसे ठेकेदार हैं जो कहते हैं महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, चार दीवारी के अंदर रहना। अभी कुछ महीने पहले की बात है कि आप अगर यूपी की बात करें तो कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने एक यूपी में जब वो बच्ची नाबालिग थी, 17 साल की थी, उसको नौकरी के झांसे से उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसके पिताजी को जेल में भर के मार दिया गया, उसके आधा परिवार उसका नष्ट कर दिया गया उस पूरे संघर्ष में। उसके बावजूद उसने लड़कर इतना संघर्ष किया कि एक देश के सामने एक प्रेसिडेंट सेट किया, हमारे सामने उदाहरण सेट किया कि नहीं, इस देश में प्रोसेस ही पनिशमेंट है, फिर भी किसी तरीके से हम अपने न्याय के संघर्ष को जारी रखते हुए एक उम्मीद की किरण जगाए रख सकते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बड़े भाजपा सत्ताधीन नेता को भी जेल हो सकती है हमारे देश में। उसके बाद भी लगातार प्रयास ये चलते रहते हैं कि इनको बरी कर दिया जाए, इनकी सज़ा माफ़ कर दी जाए। और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग सामने आकर इस देश के जो बाहुबली हैं, जो सिर्फ धन्ना सेठ नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक एलीट नहीं है, वो पॉलिटिकल एलीट भी हैं, वो अपनी कुर्सी से इतने जुड़े हुए हैं कि अगर उन पर इस देश की सैकड़ों शीर्ष महिला खिलाड़ी भी आकर अगर उनके सामने संघर्ष करने के लिए तैयार होती हैं तो वो भले ही हट जाए, उनके बेटे वापस उसी कुर्सी पर आ जाते हैं। वो भी पूरी तरीके से उनका समर्थन करते हुए कहते हैं कि ये तक बयानबाजी की जाती है जब बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट और उसके परिवार के हत्यारों को उनकी सज़ा माफ़ करी गई, तो ये तक कहा गया कि ये तो ब्राह्मण लोग हैं, ये कुलीन हैं। तो इस तरीके के देश में हम आज रहते हैं जहाँ पर अलग अलग पार्टियों के नेता ऐसी ऐसी बयानबाजी करते पाए जाते हैं कि
मिसोजिनिस्टिक बातों से लेकर विक्टिम ब्लेमिंग से लेकर हर तरीके की महिला विरोधी हमें हिंसा, घटना और बातचीत दिखाई पड़ती है। तो आज यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि देश की राजधानी से लेकर देश के अलग अलग शहरों तक, देश के अलग अलग कोनों तक, कस्बों तक, गाँवों तक हर बच्ची जिसके पास आज आंगनवाड़ी के एक कमरे के रूम के अलावा उस तक स्कूल नहीं पहुँच पाया है, वो बच्चियाँ जो आज भी देश में अलग अलग कोनों में, गाँव में किसी के यहाँ अगर उनकी उम्र से पहले उनकी शादी कर दी जा रही है, उनके पास काम करने का अधिकार नहीं है, फिर काम करने का अधिकार है तो हमारी सरकारें लगातार जो मजदूर विरोधी और मजदूर महिला विरोधी लेबर कानून बार बार लेकर आ रही है, जिसमें ना कि महिला जो काम कर रही हैं खेतों पर, फैक्ट्री में, उनके जो थोड़े बहुत अधिकार हमारे पास बचे हुए हैं उनको भी समूल तरीके से नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। समानता की, बराबरी की बात कर रहे हैं, पर यहाँ तो मनुवाद की बात हो रही है, ब्राह्मणवाद की बात हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए हमारे देश में अगर हमारी ये वही देश है जब जाति और ब्राह्मणवाद की बातें होंगी तो यहाँ के देश के प्रधानमंत्री, देश के नेताओं को भी गाली देने से लोग सकुचाते नहीं है। पर साफ सीधी बात यह है कि इस देश में सबसे ज़्यादा किसी की आज चलती है तो सरकार, और जो इकोनॉमिक एलिट हैं, हम अडानी, अंबानी, जितने भी देश के पूंजीपति हैं, सिर्फ आज वो अपने हितों को लेकर नीतियां बनवाने में लगे हुए हैं, जिसमें इस देश की बहुसंख्यक जो जनता है, उस जनता में आधी आबादी जो महिलाओं की है उनको लगातार नुकसान पहुंचता है। आज हम उसी देश में खड़े हैं जहां पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, फॉर्मल वर्क प्लेसेस में कहने के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का प्रावधान है, लेकिन वो भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट कॉलेजेस में होता है, वर्क प्लेस में होता है या फिर यहाँ तक जुडिशरी में भी होता है तो वो नाकामयाब पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि इस देश की सबसे एक बहुत बड़ी आबादी है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ पर वर्क प्लेस का कोई राइट ही नहीं काम करता है। तो साफ सीधी बात है कि वहाँ पर अगर कोई महिला जिसकी ऑफकोर्स हमारे देश में जातीय शोषण है, कोई महिला अगर गरीब है, पिछड़ी जाति से आती है, अल्पसंख्यक समुदाय से आती है, अगर वो आदिवासी महिला है तो उसके साथ शोषण, भेदभाव और ज़्यादा जघन्य अपराध होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिस समाज में इतनी बड़ी आबादी ना सिर्फ अनसेफ है बल्कि उसके खिलाफ क्राइम भयमुक्त माहौल में हो रहा है, उसकी छाया बाकियों पर भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि केवल जाति के ही आधार पर ये होंगे, उसके कारण बाकी लोगों पर भी, बाकी महिलाओं पर भी, जो महिलाएं खुद को बेहतर और सशक्त महसूस करती हैं, उनके खिलाफ भी हमें सेक्सुअल हरासमेंट की रैम्पेंट इंस्टेंसेस इसीलिए दिखाई पड़ते हैं और वो अनचेक्ड हैं। जिस देश की व्यवस्था महिलाओं को एक वस्तु के समान समझती हो, चार दीवारी में रखने की बात करती हो, उससे लड़ना क्या आसान होगा? देखिए हम उस देश में खड़े हैं जहाँ पर हमारे सामने विरासत है सावित्रीबाई फूले की, हमारे सामने विरासत है फातिमा शेख की, हमारे सामने विरासत है नांगेली की। ये उस समय की बात है जब महिलाओं के पास ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। ब्लाउज पहनने के लिए महिलाओं को राजा को टैक्स देना पड़ता था। पिछड़ी जाति की महिलाओं के पास अपना तन ढकने का तक अधिकार नहीं था, तो उन्होंने अपना ब्रेस्ट काट कर राजा को दे दिया विरोध में कि हमारी डिग्निटी, हमारा अधिकार, हम लड़कर जीतेंगे। और उसी नांगेली, उसी सावित्रीबाई फूले, उसी फातिमा शेख की हम बेटियां हैं जो हमें आज उस संघर्ष को याद करते हुए आज हमें नए संघर्षों के संकल्प लेकर, अपने महिला संगठनों को मजबूत करके, ज़मीनी संघर्षों को मजबूत करके अपने अधिकारों के लिए हर कोने कोने से आवाज़ उठानी पड़ेगी। स्कूल बंद हो रहे हैं बच्चियों के, आप अपने इलाकों में देखिए, स्कूलों का मर्जर हो रहा है। आदिवासी इलाकों में, गाँवों में, जहाँ पर जिन स्कूलों की जर्जर हालत थी उनको बेहतर करके, दुरुस्त करके नए स्कूल खोले जाने की ज़रूरत थी, वहाँ बच्चियों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। नए जहाँ पर महिलाओं के लिए वॉशरूम्स खोले जाने की ज़रूरत थी स्कूलों में, बच्चियाँ आज स्कूल नहीं जा पा रही क्योंकि स्कूल इतना दूर है, और दूर अगर पहुँच भी जाए तो वहाँ पर वॉशरूम्स की व्यवस्था नहीं है भी तो इतनी ख़राब है कि महीने के 10-10, 5-5 दिन वहाँ पर नहीं जाने के लिए पूरा ज़मीन हमारी सरकारों ने तैयार की हुई है, ताकि केवल और केवल इस देश का जो इकोनॉमिक एलीट है वही इस देश में पढ़ लिख कर बेहतर सपने देखने का। सत्ता जो व्यवस्था है, इस पर क्या कहना है? देखिए हमारे देश में पितृसत्ता एक अकेली घटना नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों के साथ काम करती है। आज इस देश में जो अगर गरीब परिवार है, अगर गरीब अपने बेटी और बेटे दोनों को पढ़ाना चाहता है लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं है माता पिता दोनों की मिलाकर कि वो दोनों को पढ़ा पाएँ, तो पितृसत्ता का दंश हमें ऐसे झेलना पड़ता है कि बेटा स्कूल जा पाता है और बिटिया स्कूल नहीं जा पाती है। तो उस तस्वीर को आज हमें बदलने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं, जब हम आए दिन इतना टैक्स देते हैं तो क्यों नहीं हमारी सरकारों की, हमारी व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर बेटी, देश की राजधानी से लेकर गाँव के कोनों कोनों तक, कस्बों तक, आदिवासी इलाकों तक जो बच्ची आज
आंगनवाड़ी के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाई है, उस बच्ची को केजी से लेकर किंडरगार्टन से लेकर सिर्फ 12वीं तक की नहीं, सिर्फ 8वीं तक की नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन तक की नहीं, केजी से लेकर पीजी तक की कम से कम उसको बराबर समान पब्लिक फंडेड एजुकेशन का राइट उसको मिलना चाहिए और उसके बाद उसको काम के अधिकार मिलना चाहिए, जहाँ पर हमारे पास रिस्पेक्टेबल हमारे पास डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट हो, वेल पेड एम्प्लॉयमेंट हो, 8 घंटे के काम का अधिकार हो। आज हम इतना पीछे चले गए हैं लॉकडाउन के बाद से कि सरकारों ने और पूंजीपतियों ने मिलकर इस देश के कामगारों का और महिला कामगारों का उनका दम तोड़ दिया है। उनके काम के घंटे रोज़ बढ़ाए जा रहे हैं, 12-12 घंटे, जिसको आज हम बेगारी कह सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में 24 घंटे डोमेस्टिक वर्क लीगल है। आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे किसी के घर में काम करना, इस देश की बच्चियां, इस देश की आदिवासी समुदाय से आने वाली बच्चियां देश की राजधानी में, गुड़गांव में, नोएडा में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में बंधुआ मजदूरों की तरह काम करती हैं। तो उनकी सबकी परिस्थिति हमें आज इस देश की हर महिला को आज सोचना पड़ेगा कि अगर आप मध्यम वर्ग से आते हैं, बेहतर परिवारों से भी आते हैं, आपको लगता होगा इनसे हमें क्या मतलब, हम फैक्ट्री में नहीं खट रहे, हम किसी कारखाने में नहीं खट रहे, हम खेत में मजदूरी नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। इस सवाल को, इस नज़रिए को आज हमें बदलना पड़ेगा। जिस देश में ज़्यादातर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, भेदभाव और शोषण होता है, उस भेदभाव, शोषण, नाइंसाफ़ी का भूत, उसकी छाया बाकी पूरी जनता पर हावी रहती है और सब पर वो शोषण, भेदभाव और हिंसा और क्राइम्स बने रहने की संभावना रहती है। इसलिए हर महिला को आज आगे बढ़कर महिला संगठनों से जुड़कर हमारे ज़मीनी स्तर के संघर्षों को मजबूत करके महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा। एक साथ एकताबद्ध होकर हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। 8 मार्च हमारे लिए महिलाओं के संघर्षों के इतिहास में, मानव इतिहास में कोई आम तारीख नहीं है और कोई ऐसी तारीख भी नहीं है कि आज हमें जिस तरीके से मार्केट और मीडिया बताता है कि आज आपको लिपस्टिक्स पर बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र मिल जाएगा, आज आपको तरह तरह के ऑफ़र देकर हमें लुभाने की बाज़ार अपने तरीके का एक विमेंस डे का वर्जन पेश करने की कोशिश करता है, वो भी हमारे लिए महिला दिवस नहीं है। महिला दिवस हमारे लिए वो दिन है जहाँ पर सदियों से चला आ रहा एक भेदभाव, एक शोषण, अलग अलग स्तर पर महिलाओं के खिलाफ, उसके खिलाफ जो एक लेगेसी रही है, हमारी जो विरासत रही है महिलाओं की, उसको याद करने का दिन है हमारे लिए। और आज साथ ही साथ आज के समय पर किस तरीके से नए नए संकट, नए नए चैलेंजेस महिलाओं के सामने हमारे देश के स्तर पर और वैश्विक स्तर पर आ रहे हैं और उस पर हमारी क्या तैयारी है, क्या भागीदारी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें आज नए संकल्प लेने की ज़रूरत है, वो दिन है हमारे लिए। देखिए, हम उसी देश में खड़े हैं जहाँ पर इस देश की जो शीर्ष महिलाएं हैं, जो रेसलर्स हैं, रेसलर्स से लेकर हमारी जुडिशरी में जो जजेस हैं, वो भी सुसाइड नोट्स लिखने के लिए मजबूर हैं देश के चीफ जस्टिस को कि हम सेक्सुअल हरासमेंट से, यौन उत्पीड़न से इतने परेशान हैं कि उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। वो भी यहाँ पर कितने कितने महीनों, सालों धरना देकर जेल के अंदर थक कर बैठ जाते हैं।